श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। Pranams to the Bhavika sir. With the blessings of the elders present here, remembering them in our mind, I would like to proceed. To talk about today's first scientific session, so seeing the NCRSM syllabus curriculum, there were many, like how we have a lot of genetic drifts and shifts while studying novel H1N1 influenza. The same way, Prasuti Sriroga subject was demoted to third year, now again it is promoted to final year. So is there anyone who has not written Sriroga Prasuti here? Paper, I think everyone has studied, right? And is there any candidate who has not attempted this shloka in your Prasuti examination? You all are used to write this long question. It is usually asked for 10 marks or 20 marks. Yes? So you are aware of the theoretical applications. Now we have Dr. Pradnya Madam, who is a very versatile practitioner. Madam is mainly going to highlight the practical and clinical approach of the theoretical knowledge which you have studied and attempted and even cleared your subject in the curriculum. How to apply it clinical application of the same. So I request Madam to proceed with the session. Thank you so much, Madhura Madam. First of all, I would like to express my thanks towards the organizing committee and especially with Saurabh sir for inviting me on such a the Vidya Sambhasha Parishad occasion to share my views. I will start with my presentation here. So, I think Madam has already explained the importance of theoretical question. Nahi bata niti yogi narinam sam pradushati. So, we all know the dominance of Vata in Sriroga. So, I think I should convey my thoughts in Hindi as well, because my presentation will be in theoretical based and in between I will explain the clinical conditions. So, nahi bata krute yogi narinam sam pradushati. इसका अगर लिटरली मीनिंग लिया जाए तो वायु के बिना कोई भी नारी में योनि व्यापन या फिर योनि रोग उत्पन्न नहीं हो सकते, ऐसा ग्रंथ में लिखा गया है. तो हमेशा अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट इसके बारे में संहिताओं में पढ़ते हैं तो कोई ना कोई वृद्ध आएगा, तैल आएगा. तो ये बहुत सारे हजारों कल्प चरक संहिता, सुश्रुत संहिता या अष्टांग हृदय, योग रत्नाकर, कोई भी संहिता अगर आप लेते हैं तो उसमें मिलते हैं. और एक तो बात ऐसी है कि स्त्री रोग के बारे में ऐसी कोई संहिता सलग से हमें नहीं दिखाई देती कि आप कोई भी रोग लो तो उसका निदान पंचक आपको एक ही अध्याय में मिलेगा. जैसे कास का मिलता है, ज्वर का मिलता है, कोई भी अगर आप व्याधि लेते हैं तो काश्यप संहिता भी जो मिलती है तो उसमें भी वो बहुत खंडित है. तो उसमें भी हमें बराबर से मार्गदर्शन, जैसे आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल अगर हम कहा जाए तो वो हमें दिखाई नहीं देता है. तो हाउ टू डेवलप सच प्रोटोकॉल्स इज अ मेजर चैलेंज टुवर्ड्स गायनेकोलॉजिस्ट, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट. तो आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट के तहत मैं जब काम कर रही हूँ तो मुझे ऐसे नहीं है कि सिर्फ पेशेंट आएगा, कोई रिपोर्ट देख के हमें सिर्फ, तो कोई भी प्रश्न अभी मेरा लेक्चर सुनने के बाद शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा कि मैडम आप फाइब्रॉइड के लिए क्या देते हैं, तो ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा. मैडम आप पॉलिप के लिए क्या देते हैं. तो जस्ट नाउअडेज क्या हो रहा है, पेशेंट्स इतने बड़े रिपोर्ट्स लेके आएंगे तो बहुत बार मुझे स्टूडेंट्स या कोई कलीग्स भी केस पूछते हैं तो रिपोर्ट्स मुझे भेज देते हैं. और रिपोर्ट्स भेजने के बाद मैडम इसको ये रिपोर्ट है, अभी मैं क्या करूँ. तो वी आर नॉट गोइंग टू ट्रीट
विद द रिपोर्ट्स वी आर गोइंग टू ट्रीट द पेशेंट्स। तो ये पहले हमें देखना है। तो अभी रिपोर्ट्स जो है वो हमें मार्गदर्शन जरूर करते हैं, लेकिन हम बाकी क्लिनिकली पेशेंट को कैसे असेस करेंगे, आयुर्वेदिक बेसिक सिद्धांतों पे उसकी संप्राप्ति कैसे लगाएंगे, यही आज का विषय मेरा है। तो जैसे आप नए तैयार होने वाले वैद्य हैं, तो आप ऐसे ना हो कि आप सिर्फ रिपोर्ट देख के पेशेंट को देखिए, या फिर कोई पेशेंट स्टूडेंट पूछेगा मैडम इसको ना असुरुदर है तो मैं क्या दे दूं, तो देयर आर मल्टीपल संप्राप्तिज, तो कैसे ट्रीटमेंट हम बताएंगे। तो हाउ टू डेवलप सच इंडिविजुअल संप्राप्तिज, तो आपको निदान परीक्षक हर एक पेशेंट में कैसे लेना है, केस हिस्ट्री कैसे लेनी है, वो मैं आज बताऊंगी। ओके, तो दूसरा बात, और इसमें और भी है, संहिता में और भी व्याधि जो है जिसमें क्रॉस रेफरेंसेस हमें मिलते हैं कि जिसमें गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स दिखाई देते हैं, तो वो भी ऐसे हम क्रॉस रेफरेंसेस संहिताओं में किधर है। तो ये आपके बाद आपका स्टडी भी, तो जब भी आप संहिता पढ़ोगे कोई भी, तो वो दिमाग में थॉट प्रोसेस लेके आप ये देख सकते हैं। तो अभी योनि व्यापक अगर हम देखें तो योनि व्यापक में दो तरीके के विकृतियां दिखाई देती है, एक तो है रचनात्मक विकृति और दूसरी है क्रियात्मक विकृति। तो जिस प्रकार से पहले तो क्रियात्मक विकृति तैयार होती है और धीरे धीरे रचनात्मक विकृति दिखाई देती है, जैसे कि महायोनि व्यापक, पूरा यूट्रस प्रोसीडेंशिया पूरा ही बाहर है, तो उसमें हम क्या करेंगे, तो फिर ये अवस्था जो है वो शस्त्र साध्य हो जाएगी। तो स्त्री रोग हो या शल्य रोग हो, उसमें बहुत बार हमें धन्वंतर्याणाम अधिकारः जैसे शल्य प्रदान अवस्था का भी निर्णय लेना पड़ सकता है। तो जब भी पेशेंट हमारे पास आती है तो हमेशा हम सभी शमन से ही हम काम करेंगे, ऐसी अपेक्षा रखना गलत है। तो हमें जब भी पेशेंट आएगी तो उसमें हमें साध्य साध्यत्व भी देखना है। तो इस प्रकार से रचनात्मक विकृति है, क्रियात्मक विकृति है और उसमें साध्य साध्यत्व कैसा है, ये भी हम जैसे जैसे आगे जाएंगे उसमें भी हमें ग्रंथ का अधिकार मिलता है, वो भी रेफरेंसेस हम आज देखेंगे। उसके बाद उपद्रव स्वरूप व्याधि संकर, ये जो सिद्धांत हमने पढ़े हैं तो ये सब की क्रॉस रेफरेंसेस भी हमें यही एक सूत्र के अनुसार मिलेंगे। तो उसके बाद जैसे रक्त प्रदर हो, गुल्म व्याधि हो, अर्बुद हो, तो इस प्रकार के जो क्रॉस रेफरेंसेस है उसका हम स्त्री रोग में कैसे उपयोग करें, ऐसे संदर्भ देखेंगे। तो हमेशा प्रेजेंटेशन या कोई भी देखते हैं तो परिभाषा से शुरुआत हमें करनी है, ताकि हम उसका पूरा जो है अर्थ जो है वो समझ सकेंगे। तो अगर आप योनि व्यापक देखते हैं तो उसके पर्यायी नाम योनि गद, योनि रोग, गुह्य रोग, योनि दोष के नाम से हमें पता होता है। शब्द कल्पद्रु में योनि ही योनि संयोजयति इति, प्राणिनाम उत्पत्ति स्थानम योनि इति, ये अमरकोश में हमें दिखाया। और चरक चिकित्सा स्थान, जो कि ये सूत्र हमने जो लिया है वो चरक चिकित्सा स्थान से लिया है। तो यहाँ पे योनि शब्द है ना, गर्भाशयः योनि ही योनि द्वारश्च लक्ष्यते, इसका मतलब त्र्यावर्ता योनि इज एक्सपेक्टेड हियर। तो ओनली योनि शब्द जिधर जिधर है, योनि व्यापक कहाँ भी आया है ये शब्द, आपका योनि व्यापक अध्याय चरक चिकित्सा स्थान 30, तो योनि शब्द में त्र्यावर्ता योनि अपेक्षित है। तो किसी में प्रथमावर्त के लक्षण दिखेंगे, किसी में द्वितीयावर्त के, किसी में तृतीयावर्त के, या फिर पूरी त्र्यावर्ता योनि दूषित हुई है, ऐसा भी हमें समझ में आ सकता है। डल्लड में स्त्री जननांगस्य विकारः योनि व्यापदित्यर्थः, तो स्त्री जननांग में फिर से त्र्यावर्ता योनि पूरी आ गई। तो योनि व्यापदः योनि रोगः, तो योनि त्र्यावर्ता व्यापक मतलब संकट, तो संकट आता है इसका मतलब है। तो ये जो जैसे मैंने कहा कि अष्टांग आयुर्वेद में कौमार भृत्य है, लेकिन स्त्री रोग अष्टांग में ऐसे डायरेक्टली आया नहीं है। तो कौमार भृत्य के अंतर्गत बच्चे होने में क्यों प्रॉब्लम्स आते हैं, ऐसे प्रश्न पूछने पर स्त्री ही आपत्ति का मूल है,
और उसके अंदर अगर जब विकार होते हैं तो वो बंधत्व को प्राप्त होती है, अपत्य या संतान को निर्माण नहीं कर पाती है, तो उसके अनुसार स्त्री रोग का वर्णन हमें दिखाई देता है। यद अपत्यानां मूलं नार्याः क्रन्दूनां तद्विघातो गदेश्चासां क्रियते योनिमाश्रितैः न शुक्रं धारयति एवि दोषैः योनिः निरुपद्रता उपद्रुता होना चाहिए, उपद्रुता तस्मात् गर्भं न गृह्णाति स्त्री गच्छन्ति आमयान् बहु। तो ये डायरेक्ट रेफरेंस हमें वंध्यत्व का चरक चिकित्सा स्थान में मिलता है कि योनि अगर दोषों से उपद्रुत है तो वो शुक्र का धारण नहीं कर पाती है, अर्थात बहुन आमयान गच्छन्ति मतलब अनेक तरह के स्त्री रोग जो है वो निर्माण होते हैं और गर्भ का धारण नहीं कर पाती है। लास्ट जो ये है गुल्माश प्रदरादिश्च वातादिश्च अतिपीडनम, तो यहाँ पे चक्रपाणी ने टीका में लिखा है प्रदरादिश्च इति अत्र योनि व्यापक विशेषमेवं प्रदरमाणु तेन योनि व्यापक प्रकारं प्रदर रूपं दोषोत्पादं वर्णयन्ति। ये तु योनि व्यापक भिन्नमेव प्रदरम् इच्छन्ति तेषाम् अत्र प्रदर पाठे विरोधो नास्ति एव। इसका मतलब ऐसा है योनि व्यापक के विशेष में उपद्रव स्वरूप प्रदर का वर्णन किया है। तो अभी रक्त प्रदर कल ममता मैडम ने काफी इसके ऊपर प्रकाश डाला है। तो उपद्रव स्वरूप अगर कोई भी योनि व्यापक का अगर आप सही समय पे अगर आप क्रियाकारण ना पाए, अगर आप सही समय पे योनि व्यापक का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं या फिर उसकी उपेक्षा की जाती है तो उसका उपद्रव स्वरूप में हमेशा रक्त प्रदर या प्रदर जो है श्वेत प्रदर या रक्त प्रदर उसमें ही उसकी उपद्रव स्वरूप हमें मिलता है। लेकिन कोई कोई पेशेंट में डायरेक्ट रक्त प्रदर भी मिलता है, लेकिन दोनों के निदान परिचय में ज्यादा कोई ये नहीं है। लेकिन फिर भी चरकाचार्य ने रक्त प्रदर का वर्णन चरक चिकित्सा स्थान 30 में क्यों किया है? क्योंकि अगर योनि व्यापक को अगर आप उपेक्षा करें तो उसका उपद्रव स्वरूप रक्त प्रदर में ही होगा, इसीलिए उन्होंने ये कहा है, रक्त प्रदर का वर्णन किया है। उसके साथ साथ गुल्म और अर्श और ये जो वातादेश्च अतिपीड़नम, ये वात प्रधान जो व्याधि है वो भी योनि व्यापक के ही अध्याय से जुड़े हुए हैं। इसके बारे में मैं आगे और बताऊंगी। तो योनि व्यापक का जो वर्णन किया है वो विंशति व्यापको योनि निर्दिष्टः रोग संग्रहे मिथ्याचारेण ताः प्रदुष्टेन अर्थवेदच जायते बीज दोषाच दैवाच शृणुताः। तो 20 योनि व्यापक में पूरा गायनेकोलॉजी है, अगर आप समझ सकते हैं। सो इन बिटवीन द लाइन्स बहुत सी चीजें हमें पता चल जाती है। जैसे आगे मैं मेरे केस डिस्कशन के बारे में बताऊंगी, जैसे पीसीओडी एक लक्षण है लेकिन उसमें हमारे बहुत से निदान होते हैं। मुझे यही बात आपसे कहनी, इसलिए मैंने प्रथम आपको कहा कि सिर्फ वी आर नॉट ट्रीटिंग द रिपोर्ट्स, वी आर ट्रीटिंग द पेशेंट्स। तो पीसीओडी के बहुत से पेशेंट आपके पास आएंगे, लेकिन सबको हम एक ही दवा या एक ही उपक्रम नहीं देते हैं। दिस इज द बेसिक इंडिविजुअलिटी अप्रोच ऑफ आयुर्वेद। यूनिकनेस जो है ट्रीटमेंट में, कस्टमाइज जो है वो वही है, क्योंकि हर एक प्रकृति अलग है, हर एक पेशेंट अलग है। उसी प्रकार योनि व्यापक भी अगर हम लेते हैं, जैसे वातज योनि व्यापक भी लिया तो उसके अंदर बहुत से कंडीशंस आते हैं। तो अभी इतने सब योनि व्यापक में 1 घंटे में नहीं सिखा पाऊंगी इस प्रकार से, इसीलिए मैं आज जो लूंगी वो सामान्य संप्राप्ति ऑफ योनि व्यापक और उसके क्रॉस रेफरेंसेस के बारे में बात करें। अभी जो हेतु है, सामान्य हेतु क्या है? मिथ्याचारेण ताः प्रदुष्टेन अर्थवेदच जायन्ते बीज दोषाच दैवाच शृणुताः पृथक्। तो हमारे शास्त्र में क्रम महात्म्य बहुत है। मिथ्याचारेण ये हेतु सबसे पहले लिखा है इसमें। वैसे संस्कृत में कोई भी आगे पीछे करे विभक्ति है तो श्लोक का अर्थ तो नहीं बदलने वाला, तो कोई भी इधर उधर शब्द कर सकते हैं। फिर भी उन्होंने यहाँ पे मिथ्याचारेण ये शब्द पहले लिखा है। तो इसका मतलब योनि व्यापक में मिथ्याचार ये सबसे बड़ा
हेतु है, तो अगर हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें हम मिथ्याचार की हिस्ट्री लेते हैं क्या? तो वो कैसी लेनी चाहिए, ये मैं आप इस पे हम आगे जाएंगे। तो मिथ्याचार में हमेशा आहार का मतलब हम हमेशा आहार का ही सोचते हैं कि क्या खाया, वो तो है ही, क्योंकि अग्नि दोष रोगा सर्वे मंदिर वो तो है ही, वो तो लेना ही है। लेकिन उसके साथ साथ विहारता, मानसिकता, ये भी हेतु लेने हमें जरूरी है। और बिहार में स्त्री में व्यवहार का इतिहास ये मिथ्याचार के इसमें आता है। We do get cases of domestic violence, sexual abuse and many other things. तो जिसका डायरेक्टली रेफरेंस योनि व्यापक से जुड़ा हुआ है। कैसे है वो हम आगे जाएंगे। तो मिथ्याचारण ये जो है वो हमें ज्यादा उसकी हिस्ट्री भी हमें लेनी है, क्योंकि योनि व्यापक में सार्वदेहिक दोष दृष्टि तो दिखाई देती है। अगर यहाँ मैं और एक परिभाषा स्पष्ट करना चाहूंगी, योनि रोग और योनि व्यापक ये दोनों सिनोनिम्स के जैसे समानार्थी शब्द आए हैं, फिर भी हमारे शास्त्र में पुनरुक्ति दोष नहीं है। तो हमें कभी कभी जैसे रज, आर्तव, ये भी रक्त, ये भी सिनोनिम के तरह से आते हैं, लेकिन हम संदर्भ देख के कहाँ पे रज है, कहाँ पे आर्तव यूज किया है, वो उसका अर्थ से समझते हैं। उसी प्रकार योनि रोग में ज्यादातर हमें रचनात्मक विकृतियां दिखाई देती है, लेकिन योनि व्यापक में रचनात्मक भी दिखाई देती है और क्रियात्मक भी दिखाई देती है। जैसे वाताजी योनि व्यापक आप देखें तो रचनात्मक कुछ चीजें आपको दिखाई, सब सोनोग्राफी में रिपोर्ट नॉर्मल आएगा, फिर आप कैसे उसको ट्रीटमेंट करोगे? अगर आप रिपोर्ट ही ट्रीट कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर पाओगे। फिर भी हमारा निदान वाताजी योनि व्यापक दिखाई देता है। योनि स्वन, ये लक्षण जो योनि व्यापक में आए बहुत से पेशेंट में दिखाई देता है, लेकिन रिपोर्ट्स आर नॉर्मल। तो रचनात्मक विकृति अगर जो होती है तो वो भी एकदम से नहीं होती है। तो स्थान वैगुण्य कैसे निर्माण होता है? तो पहले शरीर क्रिया में ही विकृति आती है और धीरे धीरे फिर रचनात्मक विकृति तैयार होती है। तो ये जो सभी कभी होता है तो स्त्री में ही क्यों होता है? तो स्त्री विशिष्ट अवस्थाएं जो है वो अलग है। जैसे दिनचर्या, ऋतुचर्या बताई हुई सभी के लिए, स्त्री और पुरुष के लिए, लेकिन स्त्री विशिष्ट चर्या सिर्फ स्त्रियों को है, क्योंकि स्त्री विशिष्ट स्रोत स्त्री में है। स्त्री का अर्थ ही स्यायते प्रसवते अस्यायते स्त्री है। तो उसकी जो फिजियोलॉजी और एनाटॉमी बनाई गई है निसर्ग ने, वो पूरी की पूरी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी के लिए ही है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि स्त्री का जन्म सिर्फ जन्म देने के लिए हुआ है, ऐसे नहीं है। दैट इज द फर्टिलिटी, स्त्रीत्व जो है, फेमिनिटी जो है, वो स्त्रीत्व जो है वो सिर्फ इसके प्राकृतत्व पे ही निर्भर रहेगा। अगर उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल सही है तभी वो आगे जाके फर्टिलिटी उसकी मेंटेन रहने वाली है। अगर वो नहीं रहेगी तो वो योनि व्यापक से आक्रांत होगी। अभी करंट सिनारियो में वो शादी कब करेगी, बच्चे कब पैदा करेंगे, दैट इज अ डिफरेंट इशू, दैट इज अ डिफरेंट इशू। लेकिन अगर स्त्री की हेल्थ अगर अच्छी रहनी चाहिए तो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रजत प्रवर्तन जो वो रेगुलर होना ही चाहिए। तो उसके लिए ये रेगुलर होने के लिए आचार्यों ने स्त्री विशिष्ट अवस्थाओं में विशिष्ट परिचर्या बताई है। सबसे पहली है रजस्वला परिचर्या, उसके बाद है गर्भिणी परिचर्या, उसके बाद है प्रसव परिचर्या, उसके बाद है सुतिका परिचर्या, और एक के ऊपर एक परिचर्या अगर आप पालन करते हैं तभी उसकी आगे की अवस्था जो है वो ठीक रहती है। जिसकी रजस्वला अवस्था अच्छी है, परिचर्या अच्छी है, उसको गर्भिणी होने में भी मुश्किल नहीं आती है। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स डेस्टिनी इज डिफरेंट, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, वो बात छोड़ देते हैं। तो ये जो स्त्री विशिष्ट अवस्थाएं हैं, अगर आप योनि व्यापक अभी जो मैं पढ़ाऊंगी उसके बाद फिर से जाके अगर आप पढ़ते हैं तो आप समझ जाएंगे। तो योनि व्यापक में जो जो हेतु दिखाई दे रहे हैं तो वो स्त्री विशिष्ट अवस्था में वो हेतु का अगर आप सेवन करते हैं तभी वो योनि व्यापक होते हैं। तो वो योनि व्यापक ना होने के लिए स्त्री विशिष्ट अवस्था का परिचर्या पालन करना जरूरी है।
उसके बारे में। आज तो इसमें व्यवहार रिलेटेड हेतु बहुत है योगी व्यापक में, आगे देखेंगे हम ये। तो व्यवहार रिलेटेड हेतु अगर है तो व्यवहार का इतिहास हमें पूछना है या नहीं पूछना है? पूछना है। नॉर्मली व्यवहार का इतिहास कितना पूछा जाता है कि व्यवहार होता है, कुछ तकलीफें नहीं है, चलो आगे जाते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, फर्टाइल पीरियड पे व्यवहार होता है कि नहीं, ताकि ओव्यूलेटरी साइकिल मॉनिटर करे और हम उसको उसके बाद व्यवहार के बारे में बताएं। तो दैट बिकम्स देन द मैकेनिकल व्यवहार, वेग उदीरण होता है इसमें, फिर भी हमें काम। तो ये जो बात है वेग का, तो ये भी आगे हम बताएंगे। तो अभी व्यवहार काल में स्त्री दोषा तया सुधा अदक्ष पुरुषोत्पन्ना सपत्नी विहितस्तथा दैवा जागृत तृतीया। तो यहाँ पे भी अदक्ष पुरुषोत्पन्ना ये पहला हेतु बताया है। अदक्ष पुरुषोत्पन्ना मतलब जो पति अपने खुद की पत्नी के तरफ ध्यान नहीं देता है, अदक्ष है। तो विवाह के समय वो ध्यान नहीं देता है तो स्त्री में योनि व्यापक निर्माण होते हैं। जैसे मैंने कहा डोमेस्टिक वायलेंस, अननेचुरल सेक्स, तो इसकी हिस्ट्री भी हमें जरूर पूछनी है। दूसरी बात, नुब्जाया वातो बलवान स योनि पीड़यति पार्श्वगताया दक्षिणे पार्श्वम श्लेष्मा स च्युतः पी ददाति गर्भाशय। अभी ये रेफरेंस हमें मिलता है चरक शायस्थान में। दिस इज द क्रॉस रेफरेंस, ये योनि व्यापक में नहीं मिलेगा। तो संतति अच्छी होने के लिए विवाह की पोजीशन जो है वो क्या होनी चाहिए, ये उन्होंने यहाँ पे बताया है। तो वो हम थोड़ी हिस्ट्री लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। तो वहां पे उन्होंने कहा है कि अगर नित्य अवस्था मतलब प्रोन पोजीशन में अगर व्यवहार होता है तो वात प्रकोप और गर्भाशय में पीड़ा होती है, तो ऐसे प्रकार में गर्भधारणा नहीं हो पाती। उसके बाद वाम पार्श्व में दैट इज द लेफ्ट लैटरल पोजीशन, तो उसमें उन्होंने कहा है विदहति रक्तम शुक्रम च पित्तम तदस्याः पीड़ितम विदहति रक्तम शुक्रम च। तो इसमें पित्त का प्रकोप होगा, रक्त और शुक्र का विदाह होगा। तो ये हिस्ट्री हम नहीं लेते हैं, तो ये हिस्ट्री देना जरूरी है। तस्मात् उत्तानम बीजम गृह्णीया, तो उन्होंने लिखा है। तो उत्तान पोजीशन मतलब सुपाइन पोजीशन, ये पोजीशन में व्यवहार करना उचित है। इसमें दोषों की गति तथा ही यथास्थानम अवतिष्ठन्ते दोषाः, तो इसमें दोषों की गति बदलती नहीं है, इसीलिए उत्तान स्थिति में बीज ग्रहण करना उचित है। तो इस प्रकार से, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये पोजीशन छोड़ के अगर कुछ होता है तो वो योनि व्यापक को निर्माण करता है। दिस इज द इन बिटवीन और द क्रॉस रेफरेंस। उसके बाद सुश्रुत संहिता में हमें व्यवहार मिथ्याचार के बारे में और एक मिलता है। उसमें प्रवृत्त लिंगम पुरुषम यात्यर्थम उपसेवते रुक्ष दुर्बल बालाता तस्या वायु प्रकुप्यति सदुष्टो योनि आसार्य योनि रोगाय कल्पते। सुश्रुताचार्य ने योनि व्यापक शब्द कहाँ पे भी लिखा, योनि रोग कहा गया है। सो रुक्ष देह वाली दुर्बल बाला, तो बाला का मतलब क्या हुआ, आषोडश वर्षा बाला, तो 16 साल से कम उम्र वाली लड़कियां जब सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज होती है। ये अभी हमें जैसे यहाँ पे मुझे पता नहीं, लेकिन मेट्रो सिटीज आई एम प्रैक्टिसिंग इन मुंबई, गेटिंग such kind of patients every day, and abroad also such kind of patients are there. So ये हेतु भी बहुत जरूरी है। अभी 20 साल पहले भी ये हिस्ट्री नहीं पूछती थी, लेकिन अभी मैं पूछती हूँ, तो ये दिखाई देता है। तो रुक्ष देह वाली दुर्बल एवं बाला कम उम्र वाली 16 साल की उम्र की स्त्री जब प्रवृत्त लिंग वाले पुरुष के साथ अगर व्यवहार करती है तस्या वायु प्रकुप्यति, तो ये हिस्ट्री लेना जरूरी है। तो वह प्रकुपित वायु पित्त एवं श्लेष्मा, तो मतलब तीनों दोष को दुष्ट करके योनि प्रदेश में पहुंच पर जैसे गति बदल गई, यहाँ पे प्रसर हो गया, स्थानवैगुण्य निर्माण हो गया और योनि रोग तैयार हो गया। सो दिस इज द शॉर्ट, मैंने चार्ट बनाया है। तो इसका आप जो रेफरेंस, सब श्लोक बहुत इसलिए इधर नहीं डालेंगे, योनि व्यापक यू कैन, गलत तो सबके पास है, राइट डाउन आल्सो यू कैन ओपन। तो इस प्रकार से जैसे प्रकृति अलग, उसमें पित्त प्रकृति के बारे में उन्होंने लिखा है और हेतु जो लिखे है, और स्त्री
अध्ययन किए उसमें, तो वो स्त्री विशिष्ट अवस्था में ये हेतुओं का सेवन अगर होता है और ये वेद के जो धारण या उदीरण होते हैं तभी इस प्रकार के योनि व्यापक दिखाई देते हैं। इस प्रकार का आपको पूरा श्लोक वैसे के वैसे मिलेगा। तो अगर अधावन हेतु है, व्यवहार अधावन है, अचरणा योनि व्यापक मिलेगा। अति व्यवहार है, अतिचरणा, बालासु व्यवहार, प्राकचरणा। पित्त प्रकृति की रुग्णा जो है वो पित्तवर्धक आहार भी करती है और व्यवहार के समय शवतु और उद्गार का धारण करती है, तभी परिप्लुता होता है। तो हम ऐसे कभी हिस्ट्री लेते नहीं है, तो ये हेतु आपको जरूर पूछ लें। वैसे ही अधिकृत अभी ये दिखाई देता है, अभी लेट नाइट भोजन, लेट नाइट पार्टीज, मुंबई में तो ये कल्चर तो है ही। So we are having the history of infertility and multiple malignancies and all these. They are in higher society कितने? Because of this late night dinners है, parties है, उसके बाद sexual activity है, तो उसमें अतिकृत मिथ्यास्थित अंग है, व्यवहार अंतर्मुखी योनि व्यापक है, रेट्रोवर्टेड यूट्रस दिखेगा। एंडोमेट्रियोसिस की संप्राप्ति इधर लगी कि नहीं? थोड़ी तो लगी। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हर एंडोमेट्रियोसिस में यही होगा। मैं आपको वही बता रही हूँ कि एक कंडीशन आप कोई भी लो, उसमें हमारे आयुर्वेदिक कंडीशन बहुत से बैठ जाते हैं, तो आपको हिस्ट्री लेनी होगी, तभी आप करेंगे, निदान कर पाएंगे। व्यवहार के समय मलमूत्र का व्यवगावरोध होता है, शुष्का योनि व्यापक है। विषमा अस्ति विषम चेष्टा व्यवहार, महायोनि व्यापक है। हम सिर्फ डिलीवरी की हिस्ट्री लेते हैं प्रोलैप्स के लिए, ये हिस्ट्री लेते ही नहीं है, ये हिस्ट्री लेना भी जरूरी है। अभोजन ऋतुकाल, ये तो आप देखिए, ऋतुकाल 16 दिन का है या 12 दिन का, इसके 4 दिन के बाद अगर रखें तो, या फिर फर्स्ट डे से 16 दिन, फर्स्ट 16 days proliferative and ovulative phase are too much important for the ovulation। उसी समय में अगर आप अभोजन कर रहे हैं, कितने दिखाई देते हैं? खाते ही नहीं है, टाइम पे खाते नहीं है, वेगावरोध भी है, काम में इतने मशगूल है, कुछ नहीं करते हैं, तो रक्तगुल्म की संप्राप्ति होगी। डायरेक्ट लिखा है, सूत्र में लिखा है, इसमें मेरे मन का कुछ नहीं है। हमारा सिर्फ ये है कि ये हेतु हमें दिखाई देते हैं क्या? गर्भिणी हमारे पास आती है, ये यदा कदा स्त्री अवस्था मतलब कभी भी पूरे महीने में वेगावरोध कभी भी हो तो उदावरता योनि व्यापक होता है। और कफवर्धक आहार विहार, अगर गर्भिणी अवस्था में वो कफवर्धक आहार विहार लेती है। दही, एलोपैथिक लोग तो कैल्शियम के लिए दही रोज खाने के लिए बोलते हैं, उनको बहुत दही खाओ, दिन में सो। दिवास्वाप क्यों लेते हैं? गर्भिणी सुकुमार है, बराबर है। फिर किसी किसी को कंपल्सरी बेड रेस्ट लग जाती है, वो तो 9 महीने सो जाते हैं। फिर कफवर्धक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? जरूर बढ़ेगा। तो इस प्रकार का आहार जो है और विहार है और छद्म निश्वास का निग्रह है, तो उपभोक्ता तो ये स्पेसिफिक कंडीशंस वहां पे लिखे हैं। वृक्ष आहार विहार जब गर्भिणी कर रही है तो उसको जो अगर उसको गर्भ में स्त्री है तो वो स्त्री गर्भ में शुचियों की योनि व्यापक निर्माण। उसी प्रकार असृजा योनि व्यापक रक्त विस्तर दृष्टिकर आहार गर्भिणी अवस्था में, असृजा योनि व्यापक अकाल प्रसव अवस्था में अकाल प्रवाहन कहा है, कर्णिनी योनि व्यापक। तो इस प्रकार से हम अगर देखते हैं योनि व्यापक का पूरा श्लोक अगर हम डिवाइड करते हैं और पढ़ते हैं तो हेतु और स्त्री विशिष्ट अवस्था एंड वेग, वेग मतलब वात, इसीलिए ही नहीं वातादृत्य योनि नारायण संप्रमुष्यति। ये हमेशा ये जो छोटा श्लोक एक ही है, अभी मेरे प्रेजेंटेशन में तो वो लास्ट में आएगा पूरा हेडिंग और लास्ट, बीच में काफी बात प्रधान अवस्थाएं आएंगी। तो ये क्रॉस रेफरेंसेस हमें बहुत बार इधर उधर दिखाई देंगे। अभी अगर आप चरक चिकित्सा स्थान, ये सिर्फ लास्ट में क्यों बताया, तो इधर टीका में लिखा है पारिशेष्य, इसका मतलब परिशिष्ट है, अपेंडिक्स, एक्स्ट्रा। तो चरक प्रत्येक संहिता का एक एक अधिकरण होता है। चरक संहिता का अधिकरण क्या है? काय चिकित्सा। तो इसीलिए पूरा चिकित्सा स्थान एलाबोरेट किया है और लास्ट में उनको
लास्ट में लेकिन इम्पोर्टेंट अध्याय नहीं है। काश्यप संहिता अगर आप देखें तो उसका अधिकरण क्या है? कौमार वृत्ति है, तो पूरा कौमार वृत्ति का मिलेगा, उसके बाद काय चिकित्सा मिलेगा। तो कौमार वृत्ति, स्त्री रोग एंड फिर काय चिकित्सा। वैसे ही सुश्रुत संहिता में शल्यशाला के पहले मिलेगा, बाद में चिकित्सा स्थान मिलेगा। तो इस प्रकार से ग्रंथों का भी हमें देखना है कि किस प्रकार से रचना उन्होंने यहाँ पे की है। उसके बाद चरक चिकित्सा स्थान में मुझे ऐसे लगता है, धर्माधिकारी सर है उनके सामने बोल रही हूँ, कि कर्म महात्म्य चरक चिकित्सा स्थान में मुझे दिखाई देता है थोड़े बार। जैसे चरक चिकित्सा स्थान 28 जो है वो वातव व्याधि है, उसके बाद वातरक्त है और उसके बाद योनि व्यापद आए हैं। तो वातव व्याधि और वातरक्त के भी बहुत से जो सिद्धांत है वो योनि व्यापद में हमें दिखाई देते हैं। हेतु है या चिकित्सा सिद्धांत जो है वो उसके रेफरेंस हम आगे देखेंगे। तो अगर हम संप्राप्ति मैंने ये बनाई है, सामान्य संप्राप्ति अगर हम देखें तो सार्वदेहिक दोष दृष्टि किससे होगी? आहार तो है ही, मैंने जैसे कहा आहार तो महत्वपूर्ण है, दिन में 3-4 बार खाते हैं तो वो तो मेजर हेतु है। तो सार्वदेहिक दोष दृष्टि जब होती है तो वो जो दोष है वो प्रकुपित अवस्था में या फिर प्रसर अवस्था में है। तो स्त्री विशिष्ट अवस्था में अगर नित्य आहार का भी सेवन होता है तो वो जो प्रसर अवस्था के जो दोष है वो दोषों का गामित्व जो है वो स्त्रावर्ता योनि में जाएगा और उसका स्थान वैकुंठ वो स्त्रावर्ता योनि में तैयार करेगा। उसके बाद तत्तदावर्त में दोषो दृश्य समूर्छना होगी और स्थानिक और सार्वदेहिक लक्षणोत्पत्ति होगी। अगर प्रथमावर्त में कुछ होगा तो उपकृत योनि व्यापक जैसे हमें दिखाई देगी, द्वितीयावर्त में होगा तो कर्णिनी व्यापक सूचीमुखी योनि व्यापक जैसे हमें दिखाई देंगे, तृतीयावर्त में होगा तो रजो दृष्टि है, अश्रुद्धर है। अगर अभी का हम देखें तो ओव्यूलेशन के जरिए जैसे ओवेरियन सिस्ट है, जो भी है एंडोमेट्रियल पॉलिप है, त्रावर्ता योनि तृतीयावर्त तो बहुत सारे व्याधि दिखेंगे। या मैलिग्नेंसी जैसे पूरे तीनों आवर्तों में अगर दोष दृष्टि है, समूर्छना हुई है तो स्थानिक और सार्वदेहिक सब लक्षणोत्पत्ति होगी। तो ये सामान्य संप्राप्ति है। इसमें अगर आप ब्रेक करके करके अंशांश विकल्प संप्राप्ति करते हैं तो हर एक पेशेंट की संप्राप्ति आपको मिल जाएगी इसमें। तो रजो दृष्टि, रक्त प्रदर और योनि व्यापक जैसे संप्राप्ति तैयार होगी। अभी वात व्याधि में वातरिक्त चिकित्सानंतरम पारिशेष्यात् वातकृतत्वाच्च योनि व्यापक चिकित्सितम् उच्यते। ये डायरेक्ट रेफरेंस आया है चक्रपाणि टीका में शुरुआत में चरक चिकित्सा स्थान 30 में। इसका मतलब वातकृत है इसीलिए वो उन्होंने कहा है। तो उसमें वात व्याधि में हमें आवरण दोष प्रधान आवरण और अन्योन्य आवरण ये दोनों चीजें मुझे दिखाई देती है स्त्री रोग के व्याधियों में। इसीलिए स्त्री रोग इतने आसान नहीं है ट्रीटमेंट के लिए। सबको फैसिनेटिंग जरूर लगता है कि चलो अरे क्या है गायनेकोलॉजी ग्रेट तो हम करेंगे, लेकिन मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशंस एंड जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस जो है वो इसमें तैयार होती है। सो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस आवरण दोष प्रधान आवरण, अन्योन्य आवरण ये हमें देखना है आगे। वातरक्त में उत्तान और गंभीर और योनि व्यापक में सबसे महत्वपूर्ण योनि जो है वो मर्मस्थ अवयव है और तृतीय मार्गगत व्याधि है। इसमें अगर आवरणात्मक संप्राप्ति है तो वो कष्ट साध्य होगी, याप्य होगी या शस्त्र साध्य होगी। इसीलिए स्त्री रोग की चिकित्सा इतनी आसान नहीं होती है कि कुछ भी एक दो तर्क आपको बताए और आपने चिकित्सा कर दी। इसीलिए हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। तो उसमें तो उपस्थ कर्मेंद्रिय इसके बारे में मैं बात करूंगी। तो मर्म स्वरूप गर्भाशय क्यों है? तो मैंने पहला जो नॉर्मली मेरे प्रेजेंटेशन में बहुत से फिगर्स एंड वीडियोस रहते, लेकिन ये पूरा ग्रंथों को लेना था तो मैंने वो नहीं डाले हैं। लेकिन अगर पहला मेरा जो स्लाइड था उसमें इट्स अ सेक्शन लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ पेल्विस वो था, तो आपको याद रहेगा कि बीच में गर्भाशय है, एंटीरियरली देयर इज अ यूरिनरी ब्लैडर
ब्लैडर एंड पोस्टीरियरली देयर इज अ रेक्टम। तो बस्ती क्या है? सद्य प्राणाहार मर्म है, बुद्ध भी सद्य प्राणाहार मर्म है, और दोनों के बीच में गर्भाशय है। तो ये भी मर्म स्वरूप ही अवयव है, इसीलिए मर्मस्थ अवयव कहा जा सकता है इसको, और ये उपस्थ कर्मेंद्रिय है। और हमें डायरेक्ट रेफरेंस क्या मिलता है? तत्र विद्याया वध्यत्व मैथुना सहिष्णुत्व अर्थवनाशश्च। अर्थवनाश डायरेक्ट कहा है। सो अर्थव का स्थान कहाँ है? अंतःफलक। सो अंतःफलक को भी अगर एनाटॉमिकली देखा जाए तो इट्स ओवेरियन आर्टरी इज अ डायरेक्ट ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा, डायरेक्ट सप्लाई। इसीलिए ओवेरियन एक्टोपिक, ओवेरियन सिस्ट या फिर ओवेरियन मैलिग्नेंसी एकदम से मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी इज टू मच। तो इस प्रकार से हमें उसको भी देखना है। मॉडल का भी है एनाटॉमी, तो उसका तो हमें देखना ही है, लेकिन आयुर्वेदिक शारीर इसके बारे में क्या कहता है? दश प्राणायातन का उल्लेख आया है, उसमें मूर्धा ये जो यादी है उसमें शुक्र और शोणित का भी डायरेक्ट है। शोणित मतलब हमें आर्तव, शुक्र वह दे स्तरमूलम स्तनभूषणोच, ये डायरेक्ट शुक्र और स्रोतस का उल्लेख हमें मिलता है। देन अनदर रेफरेंस वी गेट इन सुश्रुत चिकित्साकालीन आश्मरी निर्वरण अष्टौ परिहरेत। वहाँ सेवनी शुक्रहरणी स्रोतसी फलयोर बुधम मूत्रसेकम मूत्रभवम योनिर्बस्ति तथाष्टमा। मतलब योनि, यहाँ पे भी त्रावता योनि अपेक्षित है, अंतःफल डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो जब बस्तिस्थ अश्मरी का निर्हरण आप करते हैं तो ये 8 जगह छोड़ के आपको छेद करना है ताकि मर्माघात ना हो जाए। और प्राणायातन आघात जो है वो मर्माघात अंतःफलाघात। तो इस प्रकार से डायरेक्ट मर्माघात की हिस्ट्री हमें दिखाई देती है। तो अभी ये क्लिनिकली हम कैसे समझे? क्लिनिकली डायरेक्ट आघात कैसे होगा? कोई बताएगा? बहुत आसान है, बताइए। क्लिनिकली हिस्ट्री कैसे लेंगे हम? मर्माघात की हिस्ट्री है कि नहीं पेशेंट में? हिस्ट्री ऑफ व्यवहार, ट्रॉमा, एलिसियस इज नॉट, हाँ वो आघात जरूर है। ओके ठीक है। और डीएनसी, ओके। और हम यहाँ पे अंतःफल का भी ज्यादा देख रहे हैं, मैं आपको क्लू दे रही हूँ। लीडिंग सल्पिंगेक्टोमी, परफेक्ट, यस। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ओवेरियन ड्रिलिंग, पीसीओडी में सब कितने पेशेंट पीसीओडी ड्रिलिंग करके आते हैं हमारे पास? सर्वाइकल कॉन्ट्रैक्शन और आईयूडी ठीक है, हाँ, लेकिन हो सकता है उसका वो आगंतुक हेतु है, इट्स नॉट ट्रॉमेटिक, उससे मर्माघात नहीं होगा, इट्स आगंतुक हेतु। और तो निज हेतु से भी होगा और डायरेक्टली भी होगा। तो अगर कोई शस्त्र की हिस्ट्री है तो आपको वो भी लेनी है हिस्ट्री, तो उसमें सर्वाइकल कॉन्ट्रैक्शन रहेगा या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री रहेगी, उसमें सल्पिंगेक्टोमी रहेगी। ओवेरियन एक्टोपिक है तो ओवरी निकाली है, ओवेरियन सिस्ट में ओवरी पूरी निकाल देते हैं या हाफ निकाल देते हैं। एंडोमेट्रियोसिस है तो निज मर्माघात कैसे होगा? एंडोमेट्रियोसिस है, हेमोरेजिक फॉलिकल है, एंडोमेट्रियोस टॉक्लेट सिस्ट है, किसिंग ओवरीज है, एडेजेंस है, फ्रोजन पेल्विस है, एन नंबर। देन एब्डोमिनल कॉक्स है जिसमें सब चिपका चिपकी आएगी, पेशेंट इज कमिंग विद द फ्रोजन पेल्विस, फिर आप क्या करोगे? सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स। तो उसमें हमें, इसीलिए मैंने कहा रचना और क्रिया दोनों का हमें अभ्यास करना जरूरी होता है। सिर्फ क्रियात्मक विकृति से काम, मतलब वो तो हम ठीक कर ही लेते हैं, लेकिन अगर रचनात्मक विकृति की पेशेंट आती है तो उसमें फिर हमें शस्त्र, अनुशस्त्र, ये भी बाकी की भी चिकित्सा का उपयोग करना जरूरी होता है इन केसेस ऑफ गायनेकोलॉजी। और ये सब जो है, अभी ये सब हो गया, लेकिन इसका ट्रीटमेंट या संप्राप्ति में कैसा विचार करेंगे? तो ये जो है तो वो मर्माघात स्वरूप है, तो इसमें प्राण की विकृति हो गई। प्राण का मेन कार्य क्या है? धारण करना है। तो गर्भाशय का कारण क्या है? काम क्या है? गर्भधारणा। तो
गर्भधारणा होगी क्या? जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, अभी एक्चुअली मेरे पास बहुत से केसेस है, कभी अगली बार बताऊंगी वो। अभी जैसे एग्जाम्पल देते हैं मल्टीपल फाइब्रॉइड्स का, तो पेशेंट आती है, उसकी उम्र है 36-37, अभी शादी की है, लेट मैरिज, और अभी चाहिए उसको इमीडिएट कंसेप्शन। 38 की उम्र में आप क्या करोगे? 38 की उम्र में आप क्या क्या करोगे? तो उसकी बीज की क्वालिटी भी कम है और मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है, तो चिकित्सा करने में 2 साल और निकल जाएंगे। इमीडिएट तो नहीं जाएगा, आज कुछ तो दे दिया तो 2 साल में उसके 40 हो जाएंगे, फिर उसको बच्चा नहीं होगा, तो इसमें फिर हमें शस्त्रकर्म करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा, फिर मायोमेक्टोमी करेंगे। तो अभी इसमें भी क्या होता है, अगर सिंगल मायोमा है, बड़ा है, तो यू कैन सेव द यूट्रस एंड इंक्रीज द धारण कैपेसिटी। बट इफ देयर आर मल्टीपल फाइब्रॉइड्स, इतना काटा सब निकाल दिए, तो धारण क्षमता ही नहीं बचती है उसमें। तो ऐसी केस जो है, इट्स ओनली ऑफ द सर्जिकल एक्सरसाइज। पेशेंट को प्रत्याख्यान करना जरूरी है कि बच्चा शायद से नहीं होगा, लेकिन पेशेंट करती रहती है ट्रीटमेंट, उसे आशा रहती है, और दैवात भी है ना, हमारा दैव तो है ही, तो सत्यति योग भी होता है, किसी किसी को हो भी जाता है, लेकिन सबको नहीं होता है, तो ये प्रत्याख्यान करना भी जरूरी है। तो कोई भी शस्त्र का आघात अगर कर, जैसे सीजर वामदेवी प्रसव का बराबर है, वो भी शस्त्र का आघात ही है, लेकिन उसमें बच्चा तो मिल जाता है, लेकिन बार इसीलिए NACS में भी क्या है, 3 बार ही बोलते हैं हम ज्यादा, तो what time it is too much difficult to do cesarean section, या फिर 3 बार सीजर हुआ है और चौथी बार वो स्टेक्टोमी के लिए आई, that is also difficult surgery actually। so ये जो चीजें हैं, ये हमें हिस्ट्री में लेना जरूरी है। तो मर्माघात की हिस्ट्री ये बहुत जरूरी है स्त्री रोग में, उसमें प्राण की दृष्टि भी आपको पता चलेगी, रचनात्मक विकृति और डायरेक्ट धारण कैपेसिटी, जो उपस्थ कर्मेंद्रिय का धारण कर्म का काम है, वो यहाँ पे नहीं होता, ऐसे दिखाई देता है। नेक्स्ट, उसके बाद देयर आर मेनी रेफरेंसेस जहाँ पे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस रहेगा, मैं जरूर बताऊंगी। तो अशिति वातिका रोगा, कल बहुत लोगों ने नानात्मक व्याधि पे हमारे बात हुई है, उसमें भी वंध्यत्व और शांड्य में है, और ये वंध्यत्व और शांड्य जो है अशिति वात रोगों में आया हुआ, यह अनुपक्रम्य है, यह अनुपक्रम्य है। तो ऐसी पेशेंट अगर हमारे पास आती है, तो इसमें क्लाइनफील्ड सिंड्रोम या फिर टर्नर सिंड्रोम जैसे ये दिखाई देते हैं। ये जो वंध्यत्व है और शांड्य है, तो सिर्फ बात है, इसीलिए बार बार बस्ती देते रहो, उत्तर बस्ती देते रहो, पेशेंट ठीक हो जाएगी, ऐसे हमेशा नहीं होता है, हमें हेतुओं को देख के काम करना पड़ेगा। सो कुपितो निराह विकारांजलिय, वेद संहिता में भी इसका रेफरेंस आया है। कुपितवायु लक्षण, गर्भ शुक्र रजोनाशा स्पंदन गात्र सुप्तता, ये डायरेक्ट रेफरेंस आया है। देन सही गर्भाशय शुक्रम विस्रवसेति योषिता वातस्या रजोहंती वंद्या भवति तेन सा रजोहंती। अभी अरजस का यदि व्यापन, थीन एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन, अभी जैसे IVF के लिए आते हैं सब लोग, सब मैक्सिमम लोग अभी, तो उसमें गर्भ तो तैयार है, एम्ब्रियोज आर देयर इन फ्रोजन कंडीशन, बट दे आर नॉट हैविंग द प्रॉपर एंडोमेट्रियल थिकनेस। लेकिन सब में एंडोमेट्रियल थिकनेस नहीं बढ़ता है, उत्तर बस्ती से सब में नहीं बढ़ता है। देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया कि जिसमें हम फर्टिलिटी बना सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा विषय, इसमें भी 2 घंटा बोल सकती हूँ एंडोमेट्रियल के ऊपर, तो वो भी बात अलग है। तो इसमें अगर एकांक या केवल वात का प्रकोप है और पूरा थीन एंडोमेट्रियम है, अशर्मान सिंड्रोम जैसी बात है, जस्ट 2 mm, कुछ भी आप करें 2 mm, 3 mm, 4 mm से ज्यादा एंडोमेट्रियम नहीं बढ़ता है अशर्मान सिंड्रोम में। तो दीज आर कष्ट साध्य या फिर असाध्य होता है। तो इस प्रकार के ये जो रजोनाश कहा है वो इस संबंध में आया है। नेक्स्ट, कुपित वायु, देन अगेन कोष्ठाश्रित वात में गुल्म और अर्श का, हमें जैसे हमने पहली गुल्म अर्शादि प्रद्रादिष्ट ये रेफरेंस पहली स्लाइड में देखा था। देन गर्भाशयगत वायु का, जैसे कभी कभी जैसे थीन एंडोमेट्रियम, कभी कभार पेशेंट
हो भी जाती है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, लेकिन अर्ली ट्राइमेस्टर अबॉर्शन होते हैं बिकॉज नो ब्लड सप्लाई, जो मॉड्यूलेशन होता है वो नहीं होता है, वेस्कुलरिटी चेंज हो जाती है। तो उसमें फिर कभी कभी उसके बाद अगर बच भी जाए तो PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, प्लासेंटल इनसफिशिएंसी, ये सब इसी से ही आगे आते हैं गर्भाशयगत वायु में। तो उसमें उन्होंने क्या लिखा है, सीता काश्मीरी मधुकई इतर उत्ता बने पाया। तो इसके बारे में बहुत से काम किए हुए हैं। काश्मीरी यष्टि मधु अभ्यंतर भी देते हैं, क्षीरपाक, हमने ताराजन में काफी उसके बारे में क्षीर बस्ती का भी उपयोग बहुत किया है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि क्षीर बस्ती, घृत, ये बहुत सी चिकित्साओं में आता है। तो कौन सी अवस्था में कभी क्षीर बस्ती यूज करें, कभी क्या करें, ये आगे मोनिका मैडम लेने वाली है, मैं जस्ट थोड़ा हिंट दे रही हूँ। देन देयर इज अगेन कंडीशन एक्सप्लेन्ड एज पित्ताभूत अपान। जैसे कल असरुद्दर मैडम ले रहे थे, उसमें ये शायद उनका रह गया था, पित्ताभूत अपान में लिंगम पित्ताभूते अपाने रजोष्टाति प्रवर्तनम। तो ये डायरेक्ट रेफरेंस हमें मिलता है रजो वृद्धि का। जैसे पित्ताभूत अपान कंडीशन जो होती है तो उसमें ये PCOD में हमें काफी ऐसे पेशेंट दिखाई देते कि जैसे 2 महीना पीरियड नहीं आया, फिर 1 महीना ब्लीडिंग होता है। तो उसमें ये भी एक कंडीशन हो सकती है, हमेशा यही होगी ऐसी नहीं है, लेकिन ये कंडीशन अगर है, पित्ताभूत अपान है, तो वो चिकित्सा बदलेगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे करना है। अभी और एक रेफरेंस यहाँ पे आता है कफाभूत अपान का। तो यहाँ पे मैंने लिया नहीं है, लेकिन जस्ट आपको कहती हूँ। कफाभूत अपान में एक श्लोक आया है, भिन्नाम श्लेष्म संस्रुत गुरुवर्च प्रवर्तनम श्लेष्मणा संवृत्ति अपाने केहम कफमेहश्च चागमा। ये श्लोक उसके बाद ही है जनक चिकित्सा स्थान में 28 में। तो आप देखिए जो पहली संप्राप्ति थी, पहला आगे फर्स्ट फिगर, उसमें सब दोषों का वहन जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। अगर वो यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, मस्तिष्क से जाएगा, तो वो कफाभूत अपान शायद अगर कंडीशन है तो वो शायद प्रमेह की उत्पत्ति करेगा, और यही अगर गर्भाशय में जाएगा तो वो अलग उत्पत्ति करेगा। सो पित्ताभूत अपान अगर वो बस्ती में जाता है तो प्रमेह की उत्पत्ति करेगा, गर्भाशय में जाएगा तो वो रजोवृद्धि की उत्पत्ति करेगा। तो इस प्रकार से दोषों का प्रसर भी आपको समझ में आएगा। स्थानीय वैगुण्य कैसे प्राप्त हुआ, दोष इधर गए तो ये होगा, दोष उधर गए तो वो होगा। उसी प्रकार से अधोवातस्य रोधेन गुल्म उदावृत रुक्रमः वातमूत्र शकृत्संग दृष्टि अग्निवदरुद्गदा, ये भी हमें डायरेक्ट दिखाई देता है अधोवातस्य रोधेन। बहुत सी स्त्रियां काम में इतनी उलझी हुई होती है, मूत्र वेग अवरोध तो हमेशा दिखाई देता है, शकृत वेग भी दिखाई देता है, अधोवात का अवरोध भी, इससे एम्बैरेसिंग तो वो अवरोध हो जाता है। तो वो ये हिस्ट्री भी बहुत बार दिखाई देती है। सो रोगा सर्वे भी जायते वेगो दीर्ण धारणी, ये इसीलिए मैंने जो अभी आपको याद रहेगा, जो वेग उदीरण और धारण का मैंने वो चार्ट में मैंने क्यों डाला था। तो ये सब डायरेक्ट रेफरेंस हमें यहाँ पे मिलते हैं। उसी प्रकार अश्रुवेग अवरोध गुल्म का धारण कहा गया है। तो अश्रुवेग का धारण तो स्त्रियों में बहुत कॉमन है, तो ये भी है ही। बहुत बार स्त्रियां जो है वो व्यक्त कर नहीं पाती है, अंदर ही सहती हुई रहती है, तो उसका भी असर डायरेक्टली गुल्म की संप्राप्ति पे दिखाई देता है। उसके साथ अभी करंट सिनेरियो में लास्ट 50 इयर्स में जो दिखाई दे रहा है, दैट इज प्रीपोनमेंट एंड पोस्टपोनमेंट ऑफ पीरियड्स, वो भी एक उदीरण और अवरोध का वेग का, क्योंकि जैसे शुक्र वेग है उसी प्रकार से रजो प्रवर्तन का भी वेग ही है ना, प्रवर्तन इज ऑलवेज अबाउट वेग। तो वेग का उदीरण और अगर धारण दोनों करते हैं तो वात की गति बदलनी तो है ही। उपेक्षित अवरुद्ध वायु उपद्रव में भी गुल्म अतिसार कहा है, भवंती उपद्रवात ऐसा अवरुद्धानाम उपेक्षा। अगर आपके पास पेशेंट आती है और उसकी आवरण जन्य संप्राप्ति आपको समझ में नहीं आती है, तो उसका आवरण आगे जाके उससे बहुत से व्यापक तैयार होंगे। इसी प्रकार पंचकर्म का भी हम बाद में मुळे मैडम लेगी
क्योंकि अगर आपका पंचकर्म का चयन भी गलत होगा तो पंचकर्म व्यापक में आवरणजन्य संप्राप्तियां निर्माण होती है। अगर आप व्यापक अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें सभी जो व्यापक आए हैं उसमें से जो जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस है वो सब आवरणजन्य में आती है। तो हमारा पंचकर्म का काम भी कितना आसान नहीं है ये आपको समझ में आएगा। तो पंचकर्म भी आपको ध्यान से ही करना है। अभी गुल्म का थोड़े 2-4 रेफरेंसेस देखते हैं। गुल्म के हेतु में डायरेक्ट वहां लिखा है वेगे ही उदीर्णे ही वितते ही अधोवा बाह्याभिघाते ही अतिपीडनेवा वृक्षानुपाने ही अतिसेवितेवा शोकेन मिथ्या प्रतिकर्मणा विचेष्टितावा विषम अतिमात्रम कोष्ठे प्रकोपम समुपैति वाली। यही सब हमने अभी तक देखा। ये रेफरेंस हमें जड़ चिकित्सा स्थान 5 में मिल गया। तो अगर संप्राप्ति और गुल्म का स्थान अगर आप देखते हैं रुन्नाभि पार्श्वोदर बस्ती शूलम करोति अधो याति न बद्धमार्गा। फिर से आया टॉपिक, बस्ती इधर है तो गर्भाशय उसके पीछे तो है। उन्होंने कहा नहीं है क्योंकि ये पुरुष प्रधान इसमें ज्यादा आया है, इसमें डायरेक्ट नहीं उल्लेख आया है गर्भाशय का। तो बस्ती से गर्भाशय में अंतर कितना है? लगा हुआ तो है, तो बस्ती में जो होगा वही उधर भी होगा। तो इस प्रकार से गुल्म का स्थान हमें यहाँ पे जरूर दिखाई देता है। जैसे ओवेरियन सिस्ट है या फिर पीसीओ कंडीशंस है तो ये भी हमें। तो आप जब पेशेंट आपके पास आएंगे तो उसमें वेगो उदीरण, वेग धारण, वृक्ष अन्नपान, शोक, जैसे मैंने कहा मानसिक हेतु, ये सभी की हिस्ट्री आपको लेना जरूरी है। कफम च पित्तम च दुष्ट वायु उद्रूय मार्गम विनिबद्धताभ्याम। तो कफ प्रकोपक आहार है और वात प्रकोपक भी आहार विहार है। तो उसमें वो वायु उसको लेके ये स्थान में आके गुल्म की उत्पत्ति करेगा। ये सब हमें संप्राप्ति हर एक पेशेंट में सोचनी है। अभी इसमें रक्त गुल्म का उल्लेख आया है। ऋतुकाल में ऋतु अनाहारतया भयन विरुक्षणे ही वेग विनिग्रही च, जो चार्ट में मैंने लिखा था। ऋतुकाल में अगर भोजन नहीं करते हैं, उपवास है, अनशन ज्यादा काल है, वह वृक्ष आहार विहार वेगावरोध, तो उससे योनि रोग या रक्तस्तंभन आहार विहार भी ज्यादा किया, जैसे बार बार ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेना, तो उसमें रजक्षीणता आ जाती है। बाद में रक्तस्तंभन का ज्यादा अगर आप यूज करते हैं तो उसमें भी रक्त गुल्म की संप्राप्ति में उन्होंने ये सब लिखा है। यहाँ पे वेसिकुलर मोल की जो संप्राप्तियां लिखी है, कोई ऑथर्स का कहना है कि इसमें वेसिकुलर मोल जैसी संप्राप्ति में भी रक्त गुल्म का हमें विचार करना जरूरी है। लेकिन हमेशा वेसिकुलर मोल ही दिखाई देता है ऐसे भी नहीं होता है। हिमोरेजिक सिस्ट भी है, चॉकलेट सिस्ट भी है, ऐसी स्थितियों में भी शायद रक्त गुल्म का विचार हम कर सकते हैं। तो स्त्रीणाम आर्तो जो गुल्मो न पुसाम च जायते अन्य असुभो गुल्माः स्त्रीणाम पुसाम च जायते, ऐसे क्षारपाणी में एक टीका हमें मिलती है। स्त्रियां मिली यानी ना कुमारी अति वृद्धान जो निषेध थी, तो इसका मतलब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ही रक्त गुल्म होगा। ये हमें उन्होंने डिफरेंशिएट किया, इसीलिए वेसिकुलर मोल यहाँ पे बहुत लोगों ने कहा है। तो इसमें अगर चिकित्सा अगर आप देखें तो चरकाचार्य ने भी चिकित्सा प्रदान ग्रंथ है, लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने क्षार प्रयोग का उल्लेख किया है। तो क्षार अग्निकर्म ये जो है वो अनुशस्त्र है। तो कभी कभी जैसे शस्त्र प्रदान, जैसे चरक चिकित्सा, चरक का काय चिकित्सा प्रदान ग्रंथ है, तो इसमें शल्य प्रदान चिकित्सा वर्णन की नहीं है, तो धन्वंतरीयाणाम अधिकार यहाँ पे लग सकता है। तो कभी कभी तो इसीलिए रचनात्मक विकृति जो मैंने कहा, अभी ये सब चीजें हमें पूरी देख के हिस्ट्री लेके ही सोचनी पड़ेगी कि ये पेशेंट में सिर्फ शमन शोधन से उपयोग होगा या अनुशस्त्र लगेगा या शस्त्र कर्म लगेगा, जो भी है जो सही है उसके लिए वो हम यहाँ पे करेंगे। बस्ती कर्म परम विद्या गुल्मग्नम तद्धि मानतम तद्मात् अभिष्टसु गुल्माः निर्वह
वही सानुवासिनी, इसीलिए बार बार विरोह अनुवासन का उल्लेख कहा गया है। तो गुल्म जैसी संप्राप्ति अगर स्त्री रोग की संप्राप्ति में दिखाई देती है तभी बस्ती का उपयोग होगा। तो हर बार पेशेंट आई और सबको बस्ती दे दिया, ऐसे नहीं है। तो आपको संप्राप्ति देखनी है। प्रयुज्यमाने ही शाम्यति वातपित्त कफात्मका गुल्मग्ना विविधाधिष्ठा सिद्धा सिद्धिषु बस्तेया। सिद्धिषु मतलब सिद्धि स्थान में जो बस्ती बहुत सारे बताए गए हैं, तो उस चरक सिद्धि स्थान में जो बताए गए बस्तियों का प्रयोग भी इधर हम करेंगे, तो वो आप देख सकते। तो कल्प तो बहुत है, मैंने इसीलिए कहा कि कल्प आप जान के ज्यादा ये नहीं, क्योंकि हमने कहा तैयार की है, हम भी तो ग्रंथ से ही दिखाएंगे, लेकिन जो अनुभव से आए हैं वो तो हम बताएंगे। लेकिन आप भी जैसे हेतु बदला तो संप्राप्ति बदलती है, संप्राप्ति बदलेगी तो संप्राप्ति भंग बदलेगा, चिकित्सा बदलेगी। अभी आप यहाँ पे काम कर रहे हैं साउथ इंडिया में, तो आप इधर के हेतु अलग है। जैसे मैडम ने कल कहा हॉस्टल में उनके पास अलग हेतु है, मैं मुंबई में कर रही हूँ या फिर एनआरएस पेशेंट है तो उनके हेतु अलग है। दूसरी जगह पे अगर आप कश्मीर में गई तो उधर हेतु अलग है, अरुणाचल में गई तो हेतु अलग है, लेकिन सिद्धांत नहीं बदलेंगे हमारे। इसीलिए हमें हेतु सभी लेने हैं, संप्राप्ति तैयार करनी है और संप्राप्ति के बाद चिकित्सा आपको करनी है। वात रक्त की भी अगर हम संप्राप्ति देखें, लवणाम्ल कटुक्षार स्निग्ध उष्ण अजीर्ण भोजनेयी। लवणाम्ल कटुक्षार कोई एग्जांपल देगा? अभी करंट सिनारियो में कौन सा भोजन नहीं है? पानी पूरी है, चाइनीज है और सब मैक्सिकन, सब अभी ग्लोबल सब खा रहे हैं, सभी खाएंगे। तो लवण अम्ल कटु इसका ही ज्यादा प्रयोग हो रहा है। अजीर्ण भोजन तो हो ही रहा है, अध्यशन हो रहा है, एक पर खा रहे हैं। तीन शुष्क अंबुज अनुप मांस पिंड्याक मूलकई विरुद्धासन क्रोध दिवा स्वप्न प्रजागरी। मैंने जैसे कहा रात की सब पार्टीज है, नाइट कल्चर अभी बहुत बढ़ रहा है। प्रायशः सुकुमारा मिष्टान्न सुखभोजिना अचंक्रमणशीलाना कृत्यते वापसो। तो स्त्री सुकुमार है, अचंक्रमणशील है, अभी घर में नहीं बैठेगी लेकिन आईटी में काम करेगी, 8 घंटे एक ही जगह पे बैठेगी, यूएस टाइमिंग पे काम करेगी, रात में जागेगी। सब हेतु है, सब हेतु है। तो आपको सिर्फ वहां पे देखना है। नाइट ड्यूटी में काम करने वाले या वो भी जो है तो ये सब देखेंगे। तो अभी रक्तगत वात में क्या होता है? वात की दृष्टि है और वो रक्तगत होगी, लेकिन वात रक्त में वात भी दुष्ट है और रक्त भी दुष्ट है, दोनों दुष्ट होकर वो संप्राप्ति तैयार करेंगे। तो ऐसा अगर वो योनि मार्ग में जन्म आते हैं तो वो गंभीर वात रक्त नहीं करेगा, जरूर करेगा। तो ऐसे हमें अगर मिलती है तो विरेच्य स्नेहित्वादो स्नेहयुक्त विरेचनेयी वृक्षेवा मृदुभी शस्त्रम असक्तु बस्ती। तो यहाँ पे उन्होंने विरेचन चिकित्सा कही है। तो जिन्होंने मेरे पहले भी लेक्चर सुने हैं उनको पता है मेरा फेवरेट स्नेह जो है वो है एरंड स्नेह। तो एरंड स्नेह मेरे क्लिनिक में मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ। इट्स चीप, इजीली अवेलेबल, कहाँ पे भी मिल जाता है, लेने के लिए भी ठीक है। सिर्फ थोड़ा मनोधैर्य अच्छा होना चाहिए पीने के लिए, वो मैं बढ़ाती हूँ मेरे पेशेंट का, वो मेरे पेशेंट तो पीते हैं, आइडियाज भी बता देती हूँ। तो इसमें फिर इसीलिए वो एरंड स्नेह जो है वो गर्भाशय शोधक भी है, वो हमेशा काम करता है। तो इस प्रकार से चिकित्सा सूत्र में वात रक्त का चिकित्सा सूत्र भी हमें, तो इसीलिए पेशेंट जब आएगी तो सभी को विरेचन करना है नहीं, ऐसी हिस्ट्री है तो विरेचन जरूर करना है, अवस्था है तो करना है। विशेष अवस्था में उन्होंने क्या कहा है? निर्हरे व मलम तस्य सर्वते चिरबस्ति नहीं बस्ति समम किंचित वात रक्त चिकित्सितम् बस्ति वंशण पार्श्व गुरु पर्व अस्ति जठरार्थेषु उदावरतेषु शस्यन्ते निर्वाहा साधुवस्था। सब तो गायना ही है इधर, मुझे तो वही दिखाई देता है। तो यहाँ पे सघृत क्षीर बस्ती भी हम यूज करते हैं, मैं बहुत बार यूज करती हूँ, रिजल्ट
लेकिन ऐसी अवस्था हमें देखनी है पहले, उसके बाद करनी है। चिकित्सेषु वातस्य प्रधानता, अभी सब सुबह से मैं वात के बारे में बता रही हूँ, तो प्राधान्यता वात की है, इसीलिए चिकित्सा में भी वात प्राधान्य रहेगा। अभी मैं इसमें अभी बताने की ज्यादा नहीं है। तो अपानेन अमृते सर्वं दीपनं ग्राही भेषजं वातानुलोमनं यच्च पक्वाशय विशोधनं, डायरेक्ट कहा है कफपित्त विरुद्धं च यच्च वातानुलोमनं सर्वस्थाने अमृते अपि अशुद्धत कार्य मानुते। अपान दृष्टि का हेतु कौन से, ये आपको पूछने हैं।